हम बात करने वाले हैं मैन सर्च फॉर मीनिंग, यानी जीवन के अर्थ की तलाश में मनुष्य। इस बुक के लेखक हैं विक्टर ई फ्रैंकल। ये उनकी बेस्ट सेलिंग बुक रही है। ये कहानी एक आम से कैदी के रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में है। इसमें उन भयानक बातों का कोई खास जिक्र नहीं हुआ है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुई थी। इस बारे में बहुत सी किताबें छप चुकी हैं, कई कहानियां लिखी जा चुकी हैं इस विषय पर। हमारी कहानी उस आदमी के बारे में है जो अपना सब कुछ खो चुका था, यहाँ तक कि अपनी पहचान भी, और ये उसकी कहानी है जो खुद की पहचान बनाए रखने की कोशिश में है, बावजूद उन तमाम जुल्मों सितम के जो उस कंसंट्रेशन कैंप में किए गए थे। उन बेनाम कैदियों की कहानी जो सिर्फ एक से ज़्यादा और कुछ नहीं थे। उनकी पहचान और इज्जत छीनकर उन्हें सुअर के नाम से पुकारा जाता था। नहीं, हम कोई हीरो या शहीद नहीं थे। हम सिर्फ हड्डियों और मांस का ढांचा भर थे, जिन्हें अपने पेट की भूख मिटाने के लिए रोटी के टुकड़ों के साथ साथ इंसान बने रहने की जद्दोजहद भी करनी पड़ती थी। ये माना जाता है कि साइकोलॉजी की स्टडी करने के लिए डिटैचमेंट यानी सख्त-दिल होना पड़ता है। हाँ, शायद इसलिए कंसंट्रेशन कैंप के कैदी की दर्द भरी दास्तान कोई भी बाहरी इंसान कभी समझ नहीं सकता। ये वही समझ पाएगा जिसने उस दुनिया को करीब से देखा हो। मैं इस किताब को गुमनाम तरीके से छपवाना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि कोई भी मेरे कैदी नंबर के अलावा कुछ और मेरे बारे में जाने, मगर फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे हिम्मत करके आगे आकर अपनी पहचान बतानी चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये किताब पढ़ें। मैंने कैंप में साइकियाट्रिस्ट के तौर पर काम नहीं किया था। अपनी आज़ादी से कुछ ही हफ्ते पहले मैं एक बीमार कैदी था। 3 साल मैंने उस जेल में बिताए थे। मैं ज़्यादातर रेलवे लाइंस पर काम करता था। मेरा काम था ट्रैक्स खोदना, और मैं हमेशा लाइंग और खुदाई का काम करता था। एक दिन मैंने एक टनल अकेले ही खोदी। ये 1944 की बात है। उस साल क्रिसमस पर मुझे प्रीमियम कूपन्स मिले। मेरे पास पूरे 12 कूपन थे। इसके बदले में 12 सिगरेट या 12 सोप ले सकता था। हमें कंसंट्रेशन फर्म्स में गुलामों की तरह बेचा गया था, जिसके बदले में कंसंट्रेशन कैंप को फर्म की तरह से हर कैदी के हिसाब से पैसे मिलते थे। और इस तरह भी मेरा नंबर 119 104 बनकर रह गया था। फेज 1, कैंप में एडमिशन। कैंप में रहते हुए मैंने कैदियों के साइकोलॉजिकल रिएक्शन के 3 फेजेस को बारीकी से देखा और समझा। पहला फेज होता था कैंप में एडिशन, दूसरा रूटीन और तीसरा लिबरेशन। जब भी कोई कैदी कैंप में लाया जाता तो वहाँ के हालात देखकर गहरे सदमे में चला जाता था। हमने कई दिनों तक ट्रेन से सफ़र किया। कैदियों को ठूस ठूस कर कैरेज में भरा गया था। केवल ऊपरी हिस्से में सांस बाहर लेने की कुछ जगह बची हुई थी। हर कोच में 80 के करीब कैदी थे। हमें लगा कि हमें पोलैंड में मजदूरी के लिए ले जाया जा रहा है, मगर हम डर से कांप उठे जब हमारी ट्रेन ऑस्विट्ज पर आके रुकी। ऑस्विट्ज का मतलब था कब्रिस्तान और गैस चैम्बर्स। फिर जल्द ही हमें वॉच टावर्स, कांटेदार तारों वाली ऊंची दीवारों और कैदियों की लंबी लाइनें दिखाई दे गई। हमारे कैरेज के दरवाजे खुले। धारीदार यूनिफॉर्म पहने हुए कुछ कैदी अंदर दाखिल हुए, जिनके सिर मूंदे हुए थे और सेहत भी ठीक लग रही थी। उन लोगों के पीछे हम एक शेड में पहुंचे। जो खास कैदी हमें अपने साथ ले गए, इन्हें कैओप्स कहा जाता था। ये लोग कैंप में गार्ड की हैसियत से रहते थे। आम कैदियों की तरह इन्हें भूखा प्यासा नहीं रखा जाता था। इनमें से कई तो ऐसे भी थे जो यहाँ रहकर पहले की ज़िंदगी से ज़्यादा खुश थे। ये सारे कैपोस असली गार्ड से ज़्यादा जल्लाद होते थे। हर शेड में 200 कैदियों को रखा गया था। हमारी ट्रेन में कुल 1500 मुसाफिर थे जो यहाँ लाए गए थे। हम सब यहाँ सही सलामत रहने की दुआ कर रहे थे। हमें अपना सामान ट्रेन में छोड़ने का हुक्म मिला। फिर हमें लाइन में खड़ा किया गया। आदमी और औरतों की अलग अलग लाइन बनाई गई। एक ऑफिसर ने हम सबकी जांच की।
वो हमको लेफ़्ट या राइट में जाने का इशारा कर रहा था। हम में से ज़्यादातर लेफ़्ट की तरफ देख रहे थे। उस एक इशारे ने हमारी ज़िंदगी का फ़ैसला कर दिया था। मुझे किसी ने कान में बताया कि जो में भेजे गए उनमें काम राइट लिया जाएगा और लेफ़्ट में बीमार को बेकार है। जब मेरी बारी आई तो मैंने हर तरह से चुस्त दुरुस्त देखने की कोशिश की और मेरे सामने खड़े आदमी ने मुझे राइट का इशारा दे दिया। लेफ़्ट का मतलब था मौत और हम में से 90% लोगों की किस्मत का फैसला यही था। और कुछ ही घंटे बाद उन्हें स्टेशन से क्रेमेंटेरियम में ले जाया गया था, जहां एक इमारत थी जिसके बड़े दरवाजे में अलग अलग यूरोपियन भाषाओं में बात लिखा हुआ था। हर कैदी को एक छोटा साबुन तो दिया गया, मगर शॉवर में पानी नहीं था। उसी शाम मुझे सच्चाई पता चली जब मैं एक दूसरे कैदी से अपने साथी के बारे में पूछताछ की कि लेफ़्ट में जाने का ऑर्डर मिला था। उस कैदी ने चिमनी की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हारा दोस्त वहाँ से जन्नत की सैर करेगा। हाँ, मेरा दोस्त सच में जन्नत पहुँच गया था, क्योंकि जर्मन्स ने उसे जिंदा ही जला डाला था। उस गैस चैम्बर के अंदर जो लोग कमज़ोर थे उन्हें कैंप के लिए बोझ समझा गया और उनकी किस्मत में मौत लिख दी गई थी। यही उनका तरीका था और इसलिए वहाँ इंसानी जान की कोई कीमत नहीं थी। हम में से जो लोग राइट में गए उन्हें गार्ड अपने साथ काम पर लेकर गए। हमें क्लीनिंग स्टेशन की तरफ भागने को कहा गया। हम कैंप के चारों तरफ लगी कांटेदार तारों के पास से गुजरे। इन कांटेदार तारों में बिजली दौड़ता था। गार्ड ने हम सबको बारी बारी जांचा। उनकी आंखें हमारी घड़ियों और जेवरों पर थी। फिर हमें एक कंबल दिया गया जिसमें हमें अपनी सभी चीज़ें डालनी थी। कुछ लोगों ने अपनी मेडल या शादी की अंगूठी रखने का गुहार की, मगर किसी को भी अपने पास कुछ भी रखने की इजाज़त नहीं मिली। फिर एक गार्ड ने चिल्लाकर 2 मिनट के अंदर सभी को अपने कपड़े उतारने को बोला, सिर्फ जूते छोड़कर। हम सबको वहीं पर लाइन में खड़े खड़े नंगा कर दिए गए। जिन्होंने बेल्ट नहीं उतारी थी, गार्ड ने उन पर कोड़े बरसाए। हमें एक कमरे में ले जाकर शेव कराया गया। हमारे बदन पर एक बाल तक नहीं छोड़ा गया। हम खुद को ही नहीं पहचान पा रहे थे। उसके बाद फिर से हम सब लाइन में लगने नहाने के लिए लगे। ये गनमत थी कि स्प्रे से सच में पानी आ रहा था, न कि कोई गैस। मेरे बदन में चश्मे के अलावा और कुछ नहीं था, एक बाल तक नहीं। हम खुद पूरे नंगेपन के साथ देख रहे थे। इसके अलावा और चारा भी क्या हो सकता था हमारे पास। बदन पर एक भी रेशा नहीं, अपनी कोई भी चीज़ अपने पास नहीं। अपने नंगेपन को छुपाने की खातिर बदन के बाल तक नहीं। हम नंगे गीले यूं ही खड़े थे। अब आगे क्या होगा, यही सोचते हुए फेज 2 रूटीन और निराशा से भरे दिन। उस रात मैंने दूसरे 8 कैदियों के साथ 8 फीट की एक कोठरी में रहा। वहीं हमारा बिस्तर था जिससे हम सब एक दूसरे से चिपके हुए लेट गए थे। हमें 8 लोगों को ओढ़ने के लिए 2 कंबल दिए गए थे। ये बात झूठ है जब कोई बोलता है कि वो इसके या उसके बगैर नहीं सो सकता। हम उस तंग जगह पर किसी तरह नींद भर सोने की जिद्दोजहद कर रहे थे। अगले कुछ घंटों के लिए हम दर्द से आज़ाद थे। हम बगैर दांत मांझे अपने दिन की शुरुआत किया करते थे। महीनों तक हमें कपड़े बदलने का मौका नहीं मिलता था, क्योंकि बुरे तरीके से फटे हुए कपड़ों के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं था। नहाने में भी हमें मुश्किलों से नसीब होता था। काम करते करते हमारे हाथों पर छाले पड़ जाते थे, लेकिन दवा का कहीं कोई नामो निशान तक नहीं था। सही कहता था दोस्त कि इंसान कुछ भी झेल सकता है। बिजली के तारों को छू कर खुदकुशी ख्याल हम सबके जहन में आया था। हमें हर वक्त से डर सताता था कि
कहीं हमें भी बाकियों की तरह गैस चैम्बर में ले जाकर जिंदा ना जला दें। ऊपर से गार्ड अक्सर बिना वजह हमें पीटा करते थे। हम जिंदगी से पूरी तरह नाउम्मीद हो चुके थे। हमें हर वक्त ऐसा लगता था कि मौत हमारे सर पर नाच रही है और अब किस वक्त हमें दबोच लेगी कुछ पता नहीं था। हमारे साथ एक दूसरे डॉक्टर भी था जो मेरा ही साथी था। वो अपने कोठरी से बचकर हमारी कोठरी में आ गया था। वो हमारे ऑस्विट्ज पहुंचने के हफ्ते भर पहले से ही यहीं था और उसी ने हमें बताया था कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो एक ही रास्ता है, यहाँ काम करने के लिए खुद को फिट दिखाते रहो। यहाँ ऐसे बहुत से कैदी हैं जो बीमार हैं, बहुत निराश हैं और दुखी लगते हैं। ऐसे लोगों को गैस चैम्बर में ले जाकर मार दिया जाता है। इन्हें ये लोग मोसलमेस कहकर बुलाते हैं। कंसंट्रेशन कैंप में रहते हुए हम सब अपनी जिंदगियां से बहुत मायूस हो चुके थे। बचने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता था। जिस दिन से हम कैंप में आए थे, अपने घर और परिवार वालों की याद में तड़प रहे थे। जो हमने देखा वो हमारे लिए एक भयानक सपने की तरह था, बेहद घिनौना और दयावान। मगर आने के बाद धीरे धीरे हम उन सब चीज़ों के आदी हो गए थे। हम इतने निराश थे जिंदगी से कि अब हमें कुछ भी महसूस नहीं होता था। एक भिखारी के कपड़े भी शायद हमसे बेहतर होते होंगे। जो यूनिफॉर्म हमें मिली थी वो सिर्फ चेथरे थे और कुछ नहीं। हमें रहने के लिए कोठरियाँ दी गई थी। अगर कोई दूसरी कोठरी में जाता दिखता था तो उसे कड़ी सज़ा मिलती थी। उन कोठरियों में हम अपने सारे काम करते थे, खाना, सोना, यहाँ तक कि टट्टी भी। हमारी कोठरियाँ एक तरह से नर्क से भी बदतर हालत में थी। जो नए कैदी लाए गए उनकी हालत और भी ख़राब थी। उनसे लैट्रिन साफ़ करवाई जाती थी। मना करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। जो मना करता उसके मुंह पर टट्टी मल दी जाती थी और जो उस गंदगी को हटाने की कोशिश करता उसे कैपोस की मार झेलनी पड़ती थी। अक्सर कैदियों की पनिशमेंट पैराडाइज निकाली जाती थी। उन्हें कैंप के चारों ओर कई कई घंटे गार्ड की मार खाते हुए मार्च करना होता था। एक 12 साल के लड़के को सज़ा के तौर पर बर्फ पर नंगे पैर खड़े होने का हुक्म मिला। बहुत देर तक उसी हालत में रहने से उसे फोब्स्टिबल बाइट और गैंग्रीन हो गया। ये हर रोज़ की बात थी जब हम लोगों को दर्द से तड़पते हुए और मरते देखते थे। ये अब हमें बेहद आम लगने लगा था। हमें अब कुछ भी महसूस नहीं होता था, न कोई दर्द, न दुख, न दया और न ही हमारे मन में डर था। गहरे सदमे की हालत में हम सब इंसानी जज्बातों को भूल चुके थे। सिर्फ एक खालीपन था जो हमारे भीतर बसा हुआ था, ऐसा खालीपन जिससे अब जज्बातों के लिए कोई जगह नहीं थी। मुझे एक बार टाइफस के बीमार कैदियों की कोठरी में रखा गया। उनकी हालत बहुत ख़राब थी। सबको तेज़ बुखार चढ़ा हुआ था और वो बहुत ज़ोरों से काँप रहे थे। कई लोग तो मेरी आंखों के सामने ही मर गए थे। हर मौत के बाद दूसरे कैदी मरने वाले की लाश पर टूट पड़ते थे। कोई मरे हुए का कोट झपट लेता था तो कोई उसके जूते और कोई उस कैदी का बचा हुआ खाना खा जाता था। सिर्फ 2 घंटे पहले ही तो मैं उस आदमी से बातें कर रहा था और अब उसके मरते ही वहाँ पर हड़कंप मच गया। उसकी चीज़ों को हथियाने की छीन झपट चल रही थी। उस शोरगुल के बीच मैं भी चुपचाप अपना सौंप पीटा रहा था। गार्ड्स हम लोगों को जब चाहे तब पीट देते थे। एक दिन मैं रेलवे ट्रैक पर काम कर रहा था तो बड़ी जोर का बर्फीला तूफान आया। मैं झुककर 2 पल के लिए सुस्त ही रहा था। वहाँ खड़े एक गार्ड की नज़र मुझ पर पड़ी। उसने न जाने क्या लगा कि उसने एक पत्थर उठाकर मुझ पर फेंका। मुझे उस दिन अपनी हालत उस जानवर जैसी लगी जो खेतों में काम करता है। मुझे एक बार सर पर सिर्फ इस वजह से 2 बार मारा गया क्योंकि
मेरे पीछे वाले कैदी लाइन पर नहीं चल रहा था। ऐसे मौक़ों पर मार खाने से उतनी तकलीफ़ नहीं होती थी जितनी बड़ी बेइज्जती और जुल्म की इंतहा से होती थी। हर वक्त बेवजह की मार ने हमारे आत्मसम्मान का गला घोट दिया था। हमारी इंसानियत छीनकर जानवर बनाया जा रहा था। लगभग हम सभी को बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से एडमा हो गया था। हम सबके हाथ पैर पूरी तरह से सूजे हुए थे। हमारी स्किन इतनी सख्त हो चुकी थी कि घुटनों को मोड़ने में हमें तकलीफ़ होती थी। पैर इतने बड़े हो चुके थे कि उनमें जूते नहीं पहने जाते थे, मगर जूते पहनना हमारी मजबूरी थी, क्योंकि मार्चिंग के लिए और बर्फ़ में काम करते वक्त हम नंगे पैर नहीं कर सकते थे। बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ कि मार्चिंग करते हुए कोई कैदी बर्फ़ में फिसल पड़ा और पीछे के बाकी लोग उस पर गिर पड़े। ऐसे में गार्ड एक पल भी देरी नहीं करता था अपनी राइफ़ल के पिछले हिस्से से हमें मारने में। हमें कहा जाता था कि नॉर्मल लेबर हमसे भी कम वक्त में बहुत सारा काम कर लेते हैं, मगर क्या नॉर्मल लेबर को हमारी तरह की रोटी का छोटा सा टुकड़ा और पतला सूप मिलता था? वे हमारी हर तरह अपने परिवार और घर के लिए तड़पने के लिए छोड़ देते थे और न ही उनसे बात करने देते, पर जानवरों की तरह पीटा जाता था हमको। हमारी ये उदासी एक तरह से हमारी सेल्फ डिफेंस थी। हमें सिर्फ किसी तरह जिंदा रहने की चाह थी। हम में से हर कोई अक्सर दिन ढल जाने के बाद यही कहते थे, चलो आज का दिन बीत ही गया। अब हमारे ख्याल और जज्बात सिर्फ जिंदा रहने और भूख प्यास मिटाने तक सीमित थे। जो भी कैदी सोता था तो सिर्फ रोटी, केक और गर्म पानी से नहाने का सपना देखता था। काम के दौरान गार्ड्स की आंख बचाकर अक्सर हम सब अपने पसंदीदा खाने का जिक्र किया करते थे। हम अक्सर आपस में रेसिपी शेयर किया करते थे। अपनी आज़ादी की उम्मीद दिल में लिए हम सब कैसे छूटने के बाद रीयूनियन के प्लानिंग भी किया करते थे। सभी लोग उसी दिन का इंतजार कर रहे थे जब वे यहाँ से रिहा होकर अपने अपने घर लौटेंगे और अपने अपने परिवार वालों के साथ हंसी खुशी खाना खाएंगे। हमारे ये खूबसूरत अपना हमारी इस रोटी के चंद टुकड़ों और पानी से बने सूप की हकीकत से बहुत दूर था। कभी कभी हमें चीज़ और मैराग्राइन खाने को मिल जाता था और कभी घटिया किस्म के सॉसेज या पतला सा जाम भी। हमारी भारी भरकम काम के हिसाब से ये खुराक बहुत हल्की थी, खासकर तब जब हमारे पास पहनने को सिर्फ चीथड़े थे। शरीर से जब सारा फैट ख़त्म हो जाता है तो शरीर खुद को खाने लगता है। भरपूर खुराक न मिलने पर मसल्स गायब हो जाती है। जब बाहर से प्रोटीन नहीं मिलता तो शरीर अपने अंदर जमा फैट को ही जलाने लगता है। हम हर दिन खुद को हड्डियों का ढांचा बनते हुए देख रहे थे। हमारी हालत ये थी कि कोठरी में भूखमरी से अब किसकी मौत होगी ये हम यकीन के साथ कह सकते थे। रात को सोने से पहले मैं खुद से ही कहता था, ये शरीर, मेरा ये शरीर अब बस पिंजरा बनकर रह गया। मैं क्या था और अब क्या हो गया हूँ। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही तेज़ आवाज़ में 3 सीटियाँ बजाई जाती थी, जिनकी आवाज़ सुनते ही हमें उठना होता था। हम जैसे तैसे अपने पैरों पर खड़े हो जाते थे, काम पर जाने के लिए सूजे हुए पैरों के साथ गीले जूते पहनने की जद्दोजहद करते हुए, फिर उसी तरह लड़खड़ाते कदमों के साथ बाहर निकलते आते बर्फ़ पर मार्च करने लगते। हर रोज़ रेलवे ट्रैक खोदते हुए हम अपने दोपहर के खाने का बेसब्री से इंतजार करते थे कि कब सायरन बजे और कब हमें खाने को मिले। हमें सुबह 9:30 से 10 बजे तक के बीच खाना दिया जाता था। यही हमारे पूरे दिन का सबसे ख़ास वक्त होता था, जब इतने भूखे होते थे कि हम में से कुछ लोग तो पलक झपकाते ही पूरा खाना खा जाते थे, मगर मैं खाने का एक हिस्सा बचाकर अपनी जेबों में भर लेता था और फिर उसे थोड़ा थोड़ा करके खाया करता था। मेरे तबादला ऑस्ट्रिच से दडाचू के कंसंट्रेशन कैंप में कर दिया गया था। वहाँ हल 2000 कैदी थे। जाते वक्त हमारी ट्रेन वेनिया से गुजरी, वहीं शहर जहाँ मेरा घर था। प्रिजन 4 के अंदर हम
सब कुल 50 लोग थे। हमें ठूस कर डिब्बे में भर दिया गया था, जिसमें एक कैदी नहीं था। हम में से कुछ लोग ज़मीन पर बैठ गए, जबकि कुछ पूरे सफ़र में खड़े रहे। उस डिब्बे में 2 बड़े छेद थे, जिससे हमें बाहर का नज़ारा दिख रहा था। ट्रेन की पटरियों मेरे वतन से होकर गुजर रही थी, और उस घर के पास से भी जहाँ कभी मैं रहा करता था। अपने घर की याद आते ही मैं तड़प उठा। मैंने बाकियों से मिन्नत की कि वो मुझे थोड़ी सी जगह दे दें, ताकि छेद में से मैं अपना घर देख सकूं। मगर मेरी बातों और मेरे जज्बात का उन पर कोई असर नहीं हुआ। किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मैं अपना घर देख सकूं, कुछ पल के लिए ही सही। मगर उन लोगों ने मुझे छेद तक पहुंचने की जगह नहीं दी, बल्कि उनमें से एक कैदी ने ताना मारा, तुम इतने साल तक यहाँ रह चुके हो, अच्छा फिर तो तुम पहले ही इस जगह को अच्छी तरह देख चुके होंगे। जीवन का अर्थ समझने की कोशिश करता इंसान 1945 की सर्दियों से लेकर बसंत तक का मौसम आने तक ऑस्विट्ज़ कैंप में टाइफस कहर फैला हुआ था। लगभग सभी कैदी इसका शिकार बने हुए थे। कई लोग इस बीमारी से भी मर गए थे। जो बीमार थे उनके लिए अगला क्वार्टर का इंतजाम किया गया था, मगर वहाँ किसी भी तरह की दवा या कोई डॉक्टर नहीं था। मैं भी इस बीमारी के चपेट में आ गया था। इसके असर से बचने के लिए मैं सोता नहीं था, बल्कि अपने दिमाग में लेक्चरर्स तैयार कर रहा था। जिस दिन हमें कैंप लाया गया था, उस वक्त मैंने अपनी सभी मैन्युस्क्रिप्ट वहाँ जमा करवा दी थी, क्योंकि खुद को बिजी रखने के लिए मैं कागज़ के एक छोटे टुकड़ों पर लिखा करता था। कोई कैदी भले ही शारीरिक और मानसिक तौर पर टूट जाए, मगर उसकी आत्मा को आप मार नहीं सकते। विश्वास में वो ताकत है जो हमें बदतर हालत में भी जिंदा रखती है। हम में से कुछ लोग दिन भर के काम बाद अपनी कोठरी में प्रेयर करने के लिए इकट्ठा होते थे। कैंप सर्वाइवल के बारे में एक गलत धारणा है। वो ये है कि सर्वाइव कर लेते हैं वे शरीर से मजबूत होते हैं, मगर ये सच नहीं है। यहाँ वही सर्वाइव कर सकता है जिसकी रूह ताकतवर होती है, जो ऊपर वाले पर पूरा विश्वास रखता है कि उसके घर में देर है अंधेर नहीं। सेंसिटिव, इंटेलेक्चुअल और थिंकर्स जैसे लोग ही अकेलेपन और निराशा के पलों में खुद को संभाल सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी आत्मा की गहराइयों में सुकून का एहसास होता है। भले ही बाहर से उन्हें दर्द या तकलीफ झेलनी पड़े, मगर उनकी आत्मा आकाश में उड़ते पंछियों की तरह आज़ाद होती है। जब कोई तुमसे तुम्हारी हर चीज़ छीन ले, तुम्हारा काम, तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारा परिवार, यहाँ तक कि तुम्हारी पहचान भी हो, तो आप कैसे ज़िंदगी के मायने ढूंढ सकते हो? जब सर पर हर वक्त मौत का खतरा मंडरा रहा हो, तो शरीर भी सूख कर कांटे होने लगता है। ऐसे में कहीं भी उम्मीद की किरण नज़र नहीं आती। तो ऐसे ज़िंदगी के मायने ही क्या हैं? एक कैंप प्रिजनर ऐसी ज़िंदगी से भला क्या उम्मीद कर सकता है? क्या उसके पास अब भी कुछ बचा है जो उसके जिंदा रहने की वजह बन सके, या इससे बेहतर जो वो हार मान कर जीने की आशा छोड़ दे? जैसा मैंने कहा कि कैंप में कोई साइकेट्रिस्ट नहीं था, पर मैंने वहाँ रहते हुए उन कैदियों को बहुत करीबी से देखा, उनके हर साइकोलॉजिकल रिएक्शन को बारीकी से समझा था। हमारे रोज़मर्रा के भूख, जुल्म और मौत की जंग से मैं अपनी लोगोथेरेपी की पढ़ाई भूल गया था, और मैंने ये भी जान लिया था कि प्यार भरी यादें और कुदरत की खूबसूरती का ही कमाल है, जो ऐसी जिल्लत भरी ज़िंदगी में भी कैदियों को जीने की एक वजह दे रही थी। मैंने अपनी कोठरी में बैठकर इस किताब का मैन्युस्क्रिप्ट लिखना शुरू किया था। कई बार ज़रूरत पड़ी तो मैं अपने साथियों की काउंसलिंग भी करता था। आखिर हम सब आज़ादी की उम्मीद चिराग अपने दिलों में जलाए बैठे थे। यहाँ से निकलकर दोबारा ज़िंदगी जीने का ख्वाब हम सब देखते रहते थे, और अगर आज़ाद होने के बाद कुछ ना बन सका तो ज़िंदगी की शुरुआत करने का सपना ही हमारे मन में था। और सबसे ज़रूरी बात तो ये थी कि हम अभी जिंदा थे, हमारी सांसें सही सलामत थी, और जब तक ज़िंदगी है तब तक उम्मीद है। एक दिन सुबह बहुत जल्द ही हम अपने काम पर निकल गए थे। गार्ड्स हम पर चिल्ला रहे थे, टुकड़ी आगे बढ़ो, बाएं 2
3-4 बाएं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो जो धीरे चल रहे थे उन्हें लातें पड़ रही थी। हम पानी से भरे हुए गड्ढे और बड़े बड़े पत्थरों से टकरा रहे थे, अंधेरे में चल रहे थे। तभी अचानक मेरे आगे वाले आदमी मेरे कान में फुसफुसाया, क्या होगा अगर हमारी बीवियाँ हमें ऐसे देख ले? यहीं अच्छा होगा अगर उन्हें ये सब पता ही नहीं चले। उस आदमी की बात सुनकर मुझे मेरी पत्नी की याद आ गई। मैंने आसमान की तरफ देखा, उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने तैरने लगा। सूरज की पहली किरण के साथ उसकी मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर फैल गई थी। उस दिन पहली बार मुझे प्रेम भरी कविताओं और गानों का अर्थ समझ आया। इंसान की मुक्ति प्रेम में है, केवल प्रेम में। मैं वो आदमी था जिसके पास कुछ नहीं था, जो इस वीरानों में इतनी तकलीफें झेल रहा था। फिर भी मेरी प्यारी बीवी की याद ने उस एक पल को खुशियों से भर दिया था। मैं दिल ही दिल उससे बातें करने लगा। उसके बारे में सोचते हुए मैं सवाल पूछता रहा, वो उन सवालों के जवाब देती रही। मेरे आगे चलते हुए लोग गिर रहे थे। गार्ड से कोड़े खा रहे थे, मगर मैं अपने ख्यालों में डूबा था। जल्द ही हम वर्क साइट पर पहुंचे। सब अच्छे टूल्स लेने के लिए कोठरियों की तरफ भाग रहे थे। हमने काम शुरू कर दिया। पीछे से गार्ड्स का चिल्लाना शुरू हुआ, जरा तेज हाथ नहीं चला सकते क्या जानवरों? मैं अपनी पत्नी के ख्यालों में खोया रहा। वो जिंदा भी है या नहीं है ये तक मुझे मालूम नहीं था, मगर मेरी उम्मीद बरकरार रखने के लिए सिर्फ उसकी याद ही काफ़ी नहीं थी। मेरी रूह, मेरा अस्तित्व उसके प्यार से सरोवर था। फिर चाहे वो मेरे पास थी या दूर, जिंदा भी थी या नहीं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसे हम बहुत चाहते हैं, वो उसका प्यार ही उसे हमारी यादों में जिंदा रखता है, हमेशा के लिए। यही तो लोगोथेरेपी का मतलब था। यह बहुत ज़रूरी था कि आज़ाद होने के बाद भी एक प्रिजनर अपनी ज़िंदगी के सही मायने तलाश करे, अपने होने का अर्थ समझे। चाहे उसका कोई भी अपना जिंदा न बचा हो, चाहे वो अकेला हो, चाहे उसका घर उजड़ चुका हो, उसकी रोजी रोटी छीन गई हो, फिर भी उसे जीने की नई वजह ढूंढनी चाहिए। चाहे ये ज़िंदगी हमें कुछ भी दे, हमें अपने जीने की असली वजह ढूंढनी होगी। ऑज़विट्ज़ से डाचू जाते हुए हमने कुदरत को भी जी भर के निहारा। हमने हरे भरे पहाड़ देखे। सूरज हमारी ट्रेन की बंद खिड़कियों में भी पूरी तरह रोशन था। हमने आसमान को अनेक रूपों में देखा, नीले से लाल रंग बदलते हुए। कुदरत को इतना खूबसूरत हमने पहले कभी नहीं देखा था। कुछ पलों के लिए ही सही, पर हम इन नज़ारों को देखकर बहुत खुश थे। मेरा एक साथी ने खुशी से बोला, ये दुनिया कितनी सुंदर है। फेज़ 3 आज़ादी। जो कैदी बीमार थे उन पर सिर्फ इतना रहम किया जाता था कि वे एक कोठरी में जाकर सारा दिन बोर्ड पर लेटे रहते थे। उनसे कोई काम नहीं लिया जाता था। इसके बदले में उन्हें बाकियों के मुकाबले ना सिर्फ घटिया दर्जे का खाना दिया जाता था, बल्कि कोई दवा या दूसरी मेडिकल सप्लाई भी नहीं मिलती थी। एक डॉक्टर ने थाइपस के रोगियों के इलाज में मेरी मदद मांगी। मुझे बवेरिया में बीमारी लोगों के कैंप में भेजा गया। वहाँ मुझे 50 मरीजों से भरे हुए एक कोठरी में मदद के लिए रखा गया। वे सब बुखार से तप रहे थे और अपने होश में नहीं थे। अपने कोठरी के लिए मेडिकल सप्लाई लाना भी मेरा ही काम था, जो केवल 10 बुखार की गोलियां थी जो बहुत सीरियस होते थे। केवल उन्हीं ही एस्पिरिन की गोली दी जाती थी। लाइलाज मरीजों के लिए कोई दवा नहीं थी। मैं हर बीमार कैदी की नब्ज चेक करता था। अपना राउंड पूरा करने के बाद मैं एक कोने में बैठ जाता था, जहाँ से मुझे लैंडस्केप नज़र आता था। मेरे चारों तरफ कीड़े से भरी हुई लाशें पड़ी रहती थी, मगर मैं बाहर के नज़ारे देखता हुआ उन लम्हों में खो जाता था। कंसंट्रेशन कैंप में हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। कुछ कैदी अपनी भूख मिटाने के लिए नरभक्षी बन चुके थे। हम लड़ाई के मैदान में खड़े थे। उसी दौरान मैंने अपनी एक साथी के साथ मिलकर भागने की कोशिश की। कैंप के बाहर उसका एक साथी हमने नकली डॉक्यूमेंट्स और यूनिफॉर्म के साथ मिलने वाला था, जिससे हम वहां से निकल सके। हम कुछ एक सामान चुराने के लिए अपनी कोठरी में वापस आए।
मैंने एक बैग में टूथब्रश, खाना खाने का बर्तन और फटे हुए दस्ताने डाल लिए। पहली कोशिश में ही मैं पछतावे से भर गया। मैं ऐसे कैसे अपने बीमार साथियों को छोड़ कर जा सकता था। मैंने आखिरी बार एक राउंड लगाने का फैसला किया और जब मैं राउंड लगा रहा था तो उनमें से एक बीमार कैदी ने मुझे पूछा, क्या तुम भी बाहर निकल रहे हो? मैंने उसकी आंखों में गहरी उदासी और ढेर सारा दर्द देखा। मैंने बाहर इंतजार कर रहे अपने साथी से कहा कि मैं नहीं आऊँगा, लेकिन कैब में मेरा आखिरी दिन भी आया जब बैटल फ्रंट हम तक पहुंच गया था। सारे गार्ड्स और कैपोस भाग चुके थे। सभी कैदियों को बड़ी तादाद में वहां से ले जाया जा रहा था। सबको सूरज डूबने से पहले वहां से निकलना था, क्योंकि वे लोग पूरे कैंप में जलाने वाले थे। बस केवल वही लोग कैंप में बच गए थे जो बीमार थे। वे अभी भी कोठरियों में बुखार और बेहोश की हालत में पड़े हुए थे। मैं और मेरा साथी वहां से निकलने के लिए तैयार थे। हमें 3 लाशों को कैंप के बाहर दफनाने का आदेश मिला था। हम दोनों की बारी बारी से अपनी रक्षक ले आए। हम भागने ही वाले थे कि तभी कैंप में गेट खुले। बड़ा सा रेड क्रॉस के झंडे वाली एक कार अंदर दाखिल हुई। ये इंटरनेशनल रेड क्रॉस का डेलीगेशन था। उन्होंने कहा कि हम सब सुरक्षित हैं। सबको दवाइयाँ और सिगरेट्स बांटी गई। सबको वहाँ से बाहर निकाला जा रहा था, मगर मैं और मेरा साथी पीछे छूट गए थे। हम थाइपस के मरीजों के साथ कोठरी में रुके रहे। आधी रात को डॉक्टर आए और चिल्लाए कि हम खुद को कवर कर ले। हमारे गन शॉट्स, कैनन और राइफल्स की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। हम जंग के दौरान के बीच बीच में थे, मगर सुबह की पहली किरण के साथ ही सब कुछ थम गया था। कैंप के बाहर एक सफ़ेद झंडा फहरा दिया गया था। मेरा नंबर 119 104 के सफ़र का वो आखिरी दिन था। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं तक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।